हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डील करेंगे आपका टॉपिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। सबसे पहले इस यूनिट में हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज ब्रीच? सबसे पहले ब्रीच का मतलब पढ़ते हैं। ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन विच वॉज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, this breach can be actual breach, this breach can be anticipatory breach. The breach which takes place on the breach which takes place on the due date of performance is called actual breach. मतलब एक पार्टी ने मुझे बोला कि मैं 10th दिसंबर को आपको गुड्स सप्लाई करूंगी। 10th दिसंबर को वो मुझे गुड्स सप्लाई करने से मना कर रही है। इट मीन्स कौन सी ब्रीच है ये? ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। सच ब्रीच इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। देन कम्स अनदर ब्रीच दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। मतलब अभी ड्यू डेट आई नहीं है, पार्टी पहले ही परफॉर्म करने से मना कर रही है। सो द ब्रीच हैपनिंग before the due date of performance is called anticipatory breach. बेटा एक्चुअल ब्रीच बिल्कुल सिंपल केस है। पार्टी ने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगी, हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करेंगे और उसको डैमेजेस के लिए स्यू करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल ब्रीच इज वेरी सिंपल। ये देखो, एक्चुअल ब्रीच के बारे में आपकी बुक्स में ज्यादा भी नहीं है, बस इसी बात को समझाया है। व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच? द ब्रीच हैपनिंग ऑन द शेड्यूल्ड डे। क्या बोला? कहते कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पार्टीज को अपने प्रोमिसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, बट व्हेन वन पार्टी ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, ही इज सेड टू हैव कमिटेड अ ब्रीच। व्हाट कैन द अदर पार्टी डू? He has a right of action against the one who has refused to perform. ठीक है, यहीं से हमारे पास बेटा डैमेजेस का टॉपिक शुरू होता है। फिर ये 5 चीजें फिर दूसरी पार्टी कर पाएगी, ये बातें अलग से पढ़ेंगे। अब बात आती है एंटीसिपेटरी ब्रीच की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अकेले टॉपिक पे आपकी 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की केस स्टडीज बनती हैं। ठीक है, टॉपिक बिल्कुल आसान है। आपसे पूछा जाता है एक पार्टी ड्यू डेट से पहले परफॉर्म करने से मना कर रही है, बताओ दूसरी पार्टी क्या कर पाएगी। पहले तो आप शुरू कैसे करोगे ये सवाल? आप समझाओगे एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है। ठीक है ना, तो आओ प्रोविजंस पढ़ते हैं जो आपको लिखनी होंगी वहां। व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच बेटा? द ब्रीच अकरिंग टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। ठीक है, इसके लिए आप अगर कर सकते हो ये 3 लाइंस लर्न कर लो। सेक्शन है ये 39, सेक्शन करना है सेक्शन भी करो, वरना ये 3 लाइंस क्या कहती हैं? व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या तो एक्सप्रेसली पार्टी ने मना कर दिया है मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, या अपने आप को डिसेबल कर लिया है। दिस इज विच रिफ्यूजल? इम्प्लाइड। दिस इज विच रिफ्यूजल? एक्सप्रेस। तो पार्टी बेटा इम्प्लाइडली भी मना कर सकती है, एक्सप्रेसली भी। इम्प्लाइडली कैसे मना करेगी मैम? उसके कंडक्ट से हमें पता चल जाएगा कि उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करनी। तो सेक्शन की लाइंस क्या है? व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज refused to perform or disable himself from performing, क्या? His promise in its entirety, पूरा का पूरा अपना प्रॉमिस करने से मना कर रही है। एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। ठीक है, नाउ व्हाट कैन द अदर पार्टी डू? हु इज द अदर पार्टी? प्रॉमिसी। थर्ड पार्ट क्या कहता है? प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑप्शन प्रॉमिसी को हम क्या दे रहे हैं? उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें और दूसरी पार्टी को स्यू करें। प्रॉमिसी के पास इस ब्रीच में दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या है? अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट
his acquiescence in its continuance। मतलब प्रोमिसी इस केस में दो काम कर सकता है बेटा। क्या क्या दो काम? ये आसान लैंग्वेज है, ऊपर वाली सेक्शन की बेयर लैंग्वेज है। तो मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी बेयर लैंग्वेज जरूर लर्न करो, क्योंकि एग्जामिनर ये 3 लाइन एक्सपेक्ट करता है। जो आपकी आंसर की आती है ना, उसमें ये 3 लाइन जरूर लिखी होती हैं। ठीक है, आसान में समझे तो बेटा प्रोमिसी क्या क्या कर सकता है। प्रोमिसी अब अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा और दो काम कर पाएगा। पहला बहुत आसान काम है, क्या करेगा? ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज 10 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, 5 दिसंबर को प्रोमिसर ने बोला मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। व्हाट कैन द प्रोमिसी डू? इमीडिएटली ऑन 5th दिसंबर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइल अ केस फॉर डैमेजेस। ठीक है, sue the other party for damages without waiting till the due date। 10 दिसंबर की वेट किए बिना 5 को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। या दूसरा ऑप्शन, he may elect not to resign the contract but treat the contract as still operative। मतलब वो 5 दिसंबर को कुछ नहीं कर रहा, वेट करेगा किस दिन तक? 10 दिसंबर तक। कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखेगा, ऑपरेटिव रखेगा, और दूसरी पार्टी को एक और मौका देगा, चांस देगा कि स्टिल यू हैव द टाइम इफ यू वांट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्म। फिर देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्म। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखा जा रहा है बेटा, 3 काम हो रहे हैं। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहेगा, किसके बेनिफिट के लिए? दोनों पार्टीज के बेनिफिट के लिए। प्रोमिसर का भी बेनिफिट है बेटा, प्रोमिसी का भी बेनिफिट। सेकेंड, गिल्टी पार्टी को क्या दिया जा रहा है? सेकेंड चांस। इफ इट डिसाइड्स ऑन reconsideration he may still his part perform his part। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ बेटा? 5 दिसंबर को कुछ नहीं किया, मैंने 10 दिसंबर तक वेट किया। मान लो मैंने कार आपको बेचनी थी, मैंने 5 दिसंबर को मना कर दिया मैं नहीं बेचूंगी। आप कहते कोई बात नहीं यार, 10 दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट खुला है, अगर दोबारा तेरा मन किया बेच दियो। 8 दिसंबर को क्या हुआ बेटा? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई और कार डैमेज हो गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया। अब प्रोमिसी मतलब आप, यू विल लूज द राइट टू क्लेम डैमेजेस, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या रखा? ऑपरेटिव। और आपको पता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट अलाइव हो, सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड पार्टीज डू नॉट गेट अ चांस टू क्लेम डैमेज। तो इसी बात पे एग्जामिनर फोकस करता है। द गिल्टी पार्टी कैन टेक एडवांटेज ऑफ एनी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं अराइज हुई, क्या 10 दिसंबर को जो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है उसको डैमेजेस दिलवा दोगे? दिलवा देना। बट अगर इन द मीन टाइम क्या अराइज हो गई? सुपरवीनिंग, फिर डैमेजेस का राइट उसका लॉस्ट कर देना, खत्म कर देना। ठीक है जी, ये आपका एग्जाम्पल इसी बात पे है बेटा, एक बार पढ़ भी लेना, और इस बात पे एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे था आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच। आइए जी अब डैमेजेस शुरू करते हैं। पहला, राइट अग्रीव्ड पार्टी को हम क्या देते हैं? ही कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। अब बात आती है पार्टी कौन से डैमेजेस मांगती है। बेटा अगर एक सेक्शन लर्न कर सकते हो तो डैमेजेस का ये सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 73, which talks about ordinary damages and special damages। 2 damages की बात करता है ये सेक्शन। अब सबसे पहले बेटा डैमेजेस क्या होती है? डैमेजेस इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। अब एक पार्टी को कितनी कॉम्पनसेशन मिलती है? फर्स्ट केस, ये सेक्शन क्या कहता है? कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड फॉर एनी लॉस और डैमेज which naturally arise in the usual course of event। कौन सी कॉम्पनसेशन मिलती है? which naturally arise in the usual course of events। मतलब मैंने आपको कार 3 लाख की देनी थी,
मैंने नहीं दी, आपको बाजार से कार 3,20,000 की खरीदनी पड़ी, बताओ भाई मुझसे कितनी डैमेजेस मांग लोगे? 20,000 रुपए मेरे से क्या मांग लेना डैमेजेस। क्या ये नेचुरली अराइज हुए हैं? सो दीज डैमेजेस विल बी कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये पार्टीज को मिलते ही मिलते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। या दूसरे डैमेजेस क्या मिलते हैं? which the parties knew when they entered into contract is likely to result from the breach। आपने मुझे बता दिया था कि अगर आपने मुझे कार ना दी, मैंने ये कार फर्दर किसी को बेचनी है, मुझे 1,00,000 रुपए का नुकसान होगा। ये बात मेरी नोटिस में लाई जा चुकी थी, तो अब आप 20,000 रुपए क्लेम करोगे कि 1,00,000? 1,00,000। These damages are called कौन से डैमेजेस? स्पेशल डैमेजेस। बट एक कंडीशन है, स्पेशल डैमेजेस लेने के लिए प्रॉमिसर को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया, दूसरी पार्टी को ये डैमेजेस होने वाले। तो आपको बस क्वेश्चन में इतना देखना है कि प्रॉमिसर को पता था कि नहीं पता था। पता था तो स्पेशल दिलवा देना, नहीं पता था तो ऑर्डिनरी दिलवा देना। कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी आता है आपको, ठीक है ना। आपने मेरे से वाटर बॉटल्स लेनी थी 4.50 रुपए में, मैंने आपको नहीं सप्लाई की, तो आपको बाजार में खरीदनी पड़ी 5 रुपए में। बताओ भाई कितने डैमेज मांगोगे? 100 वाटर बॉटल थी, 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.50 ही होगा ना। कितने डैमेजेस मांग लोगे? 50 के 500? 50 रुपए, 50 रुपए आएंगे, ठीक है। चलो वाटर बॉटल 1000 कर लो, 50 रुपए तो अच्छे भी नहीं लगते डैमेज, ठीक है ना। कितने डैमेज ले लोगे आप मेरे से? 500 रुपए। अब इसी केस में मैंने आपको बताया था कि मुझे फर्दर किसी को 5 रुपए 25 पैसे में ये वाटर बॉटल बेचनी है। अब डैमेज बदल जाएंगे, 5 रुपए 25 माइनस 4 रुपए 50। अब ये रेट नहीं फिर कंसिडर करेंगे, बट क्वेश्चन में ना आपको ये रेट भी दिया जाएगा, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशल डैमेजेस के केस में मार्केट रेट मैटर नहीं करेगा। स्पेशल डैमेजेस में जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था और मैंने फर्दर करना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5.25 माइनस 4.50 इंटू 1000, कितने पैसे आएंगे? 750 रुपए। ये आपको मेरे से डैमेजेस मिल जाए, ठीक है जी। तो डैमेजेस का क्वेश्चन जब भी लिखना है आपको यहां से शुरू करना है। दैट कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड फॉर एनी लॉस और डैमेज फर्स्ट विच naturally arise in the usual course of events, second which the party knew when they entered into contract is likely to result from the breach। फिर ये 3-4 लाइंस भी लिखोगे, क्या है? स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन देयर हैज बीन प्रीवियस नोटिस। अब बट जो पार्टी सफर कर रही है, ही मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। डैमेजेस मिलते हैं नो डाउट, बट अगर मुझे कोई नुकसान हो रहा है, आई विल टेक स्टेप्स ताकि मेरा ये नुकसान क्या हो, कम से कम। एंड एक बात और लिख के आओगे, हमेशा कौन सा नुकसान मिलता है? विच इज डायरेक्ट, और कभी भी कौन सा नहीं मिलता? विच इज रिमोट और इनडायरेक्ट। इसके ऊपर आपके पास ना मिस्टर मुरली वाली बड़ी अच्छी एक केस स्टडी सी आती है, ठीक है ना। वो स्टडी करना, आपके क्वेश्चन बैंक में दी गई है कि उन्हें बस से उतार दिया गया, तो आपको वहां बताना है। उसकी स्टार्टिंग भी, हाँ, उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। तो डैमेजेस का कोई भी सवाल है, आपको ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट वहां देके आना पड़ेगा, ठीक है जी। यही बातें आपकी ऑर्डिनरी डैमेजेस में बताई हैं, यही बातें आपकी स्पेशल डैमेजेस में। ऑर्डिनरी डैमेजेस या स्पेशल डैमेजेस की जब भी बातें आती हैं, एक केस की बेटा रेफरेंस देके आना, दैट इज हेडले वर्सेस बैक्सेंडे। इसमें भी कौन से डैमेजेस मिले थे? ऑर्डिनरी, क्योंकि पार्टी को बताया नहीं गया था कि स्पेशल लॉस होगा, ठीक है। तो यहां अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, सेम बातें लिखी हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, पार्टी हु suffer is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage। first कौन सी लिखोगे? which naturally arose in the usual course of thing, या which the parties knew when they entered into contract is likely to be result from such breach।
तो ऑर्डिनरी की भी यही लैंग्वेज आएगी और स्पेशल की भी। अगर सवाल बेटा स्पेशल पे हुआ तो ये बात पे फोकस करना, अगर स्पेशल डैमेजेस दिलवाने हुए या ना दिलवाने हुए तो इस बात पे फोकस करना कि स्पेशल डैमेजेस कब मिलते हैं, अगर दूसरी पार्टी को क्या दिया होता है, नोट। ठीक है, तो इसके ऊपर 2-3 केस स्टडीज आपको मिलेंगी, उनको जरूर स्टडी करना, एक बार लिख के देखना कि कैसे इस पे क्वेश्चन को लिखोगे। इसमें कुछ भी पूछना हो ऑर्डिनरी स्पेशल में, बढ़े आगे। 73 के बाद अब अगले कौन से डैमेजेस एक पार्टी ले सकती है, दैट इज विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। आप सबको पता है ये डैमेजेस सिर्फ 2 केसेस में मिलते हैं, व्हेन वन पर्सन makes a breach of the promise of marriage, and second when the bank wrongfully dishonors a person's check, तब विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिलते हैं। ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ डैमेजेस मिलते हैं, मतलब एज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट दिए जाते हैं। अब बेटा ये चेक वाले केस में किसको मिलते हैं, ट्रेडर को मिलते हैं, नॉन ट्रेडर को नहीं मिलते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ रेपुटेशन किसकी होती है, ट्रेडर की होती है, नॉन ट्रेडर की नहीं होती है। ठीक है, तो 2 केसेस में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर्स चेक। 4th डैमेजेस, ये रीड करना कुछ खास नहीं है। नॉमिनल डैमेजेस, जब आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है बट आपका राइट वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट को बोलते हो जी मुझे थोड़े बहुत डैमेजेस तो दिलवाए जाएं। फिर ये डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले, ये पेरिशेबल गुड्स में मिलते हैं। पेरिशेबल गुड्स में स्पेशल डैमेजेस बिना नोटिस के मिलते हैं। पेरिशेबल में स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं बेटा, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। आपने मुझे बनाना सप्लाई करने थे, 2 दिन के अंदर अंदर मैंने किसी और को बोल दिया था कि मैं आपको बनाना सप्लाई करूंगी, बट ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी। यू फेल्ड टू सप्लाई बनानास, तो मैं आपसे ऑर्डिनरी डैमेजेस ले पाऊंगी कि स्पेशल, स्पेशल, क्योंकि यहां गुड्स कौन सी हैं, पेरिशेबल। तो पेरिशेबल गुड्स में कौन से डैमेजेस भी मिलते हैं, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। मैंने एक मंडी में जाके अपनी गुड्स बेचनी थी तो वो डैमेजेस भी मिल पाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ पेरिशेबल, ये वाला साइट करोगे तब एग्जाम्पल। अब एक जो थ्योरी क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है, व्हाट आर लिक्विडेटेड डैमेजेस, व्हाट इज पेनाल्टी। कुछ डैमेजेस पहले से प्री फिक्स्ड होते हैं। प्री फिक्स्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ऑलरेडी मेंशन कर देती हैं, सच डैमेजेस आर कॉल्ड प्री फिक्स्ड डैमेजेस। दीज डैमेजेस में बी प्रोपोर्शनेट या दीज डैमेजेस में बी आर्बिट्ररी। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना लॉस हुआ उसके बराबर, आर्बिट्ररी मतलब लॉस से कहीं ज्यादा। तो इफ द डैमेजेस आर प्रोपोर्शनेट दे आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस, इफ दे आर वेरी हाई दे आर कॉल्ड पेनल्टी। तो बेटा क्या लिखा है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन ब्रीच अ सर्टेन अमाउंट विल बी पेएबल एज डैमेज। सच डैमेजेस में भी इधर लिक्विडेटेड और पेनल्टी। What are liquidated? ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा है, of the likely loss in case of breach. And what is penalty? Arbitrarily fixed as damage. मुझे नुकसान होगा 2 लाख रुपए का, मैंने लिख दिए 4 लाख, क्या बोलोगे इसे, पेनाल्टी। मुझे नुकसान होगा 2 लाख, लिखे भी 2 लाख, क्या बोलोगे इसे, लिक्विडेटेड है। अब इसमें 2 लॉज आते हैं आपके, इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ। पहले इंडियन लॉ पढ़ते हैं। इंडियन लॉ इन दोनों में डिफरेंस नहीं करता, उसे नहीं पता है क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, क्या पेनाल्टी है। तो इंडियन लॉ क्या दिलवाता है बेटा, इंडियन लॉ जितना लॉस होता है पार्टी को उतना दिलवा देता है, बट नेवर मोर देन द अमाउंट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 2 लाख, लॉस हुआ 2.5 लाख, इंडियन लॉ कितने दिलवाएगा, 2 लाख। बस फर्क क्या है, इंडियन लॉ डिफरेंशिएट नहीं करता है। ठीक है, कोर्ट्स क्या दिलवाते हैं, रीजनेबल कॉम्पनसेशन विच इज नेवर एक्सीडिंग द सम मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है इंग्लिश लॉ की। इंग्लिश लॉ क्या कहता है, दोनों में डिफरेंस करता है, बताता है वो कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये पेनाल्टी, बट दिलवाता इंग्लिश लॉ भी क्या है, सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस। सच अ क्लॉज इज डिसरिगार्डेड। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी का क्लॉज डाला है, इंग्लिश लॉ से क्या कर देगा, डिसरिगार्ड।
and injured party cannot recover more than the actual loss. बस यही बात है, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस वाला पार्ट है ना बेटा, ये जरूर एक बार लिख के देखोगे, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी। अब ऐसा डिफरेंस अगर आपको आता है ना, वो टेबल मत बनाना, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी का डिफरेंस ऐसे ही पॉइंट करके लिख के आना, ठीक है ना। टेबल उस फॉर्म उसके लिए बनाना जो टेबल फॉर्म में दिए गए हैं। आइए जी एक बार रीड कर दें क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों में पहले तो एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों कब मिलते हैं, ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा हर डिफरेंस के पहले कॉमन बताई जाती है एक चीज, क्योंकि ऐसे ही सवाल भी पूछा जाता है आपसे। फिर आते हैं डिफरेंस पे, इफ द सम पेएबल इज सो लार्ज विच इज इन एक्सेस ऑफ द probable damage, it is called penalty, where the sum, कहते हैं आपको एक सर्टेन डेट पे एक सम देना था और उसके ना देने पे क्या देना था, फर्दर सम, तो जो दूसरा सम देना पड़ रहा है दैट विल बी कॉल्ड पेनाल्टी। आपने मुझे एक पर्टिकुलर डेट पे 10,000 रुपए देने थे, मैंने बोला अगर 10,000 नहीं देके गए 10,000 और देके जाना, तो बेटा मैं आपसे क्या रीजनेबल चीज ले रही हूं, मैं आपको क्या देने को बोल रही हूं, पेनाल्टी। तो कहते जो बाद वाला आप पैसे मांग रहे हो वो पेनाल्टी है, बिकॉज ये लाइन पढ़ो क्या लिखी है, कहते एक दिन अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं आए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गुड्स ना आई तो नुकसान होता है, पैसे ना आने पे नुकसान नहीं होता है। पैसे देने के टाइम को हम कभी भी एसेंस नहीं मानते, गुड्स देने के टाइम को एसेंस मानते हैं, और गुड्स भी कुछ स्पेशल वाली, ठीक है। थर्ड पे आओ, ये वाला लाइन बताओ अगर आपको थर्ड पॉइंट क्लियर है किसी को। एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पार्टीज इज नॉट फाइनल, द कोर्ट मे फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड इज इन ट्रूथ अ penalty or liquidated damage. If the sum fixed is extravagant, the court will regard it as penalty even though it is termed as, समझ आया। कहते पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्ड्स यूज किए होंगे वो फाइनल नहीं होंगे। हो सकता है मैं 2 लाख की बजाय लिख दूं 4 लाख, बट इसके नीचे इसको नाम क्या दे दूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो कोर्ट चेक करेगी कि आपने ये जो एक्सप्रेशन यूज किया है ये सही है कि गलत, और कोर्ट की वर्डिक्ट फाइनल होगी, द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पार्टीज विल नॉट बी फाइन। फोर्थ पॉइंट, मतलब इसको चाहे आपने लिक्विडेटेड लिखा है, कोर्ट क्या ट्रीट कर सकती है, पेनाल्टी। फोर्थ, द एसेंस, पेनाल्टी का क्या मकसद होता है, मेन ऑफेंडिंग पार्टी के दिमाग में क्या फैलाना, टेरर, जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्रीएस्टिमेट। लास्ट, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ वाला पॉइंट दोबारा से लिखा है, डिस्टिंक्शन में आप दोबारा से वही पॉइंट बता के आओगे, ठीक है। तो आई सजेस्ट एक बार ये रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। अब बाकी रेमेडीज पे आते हैं बेटा, अग्रीव्ड पार्टी को और क्या रेमेडी मिलती है। फर्स्ट, अभी डैमेजेस वाली करके आए, 5 रेमेडीज मिलती हैं अग्रीव्ड पार्टी को, एक कराए, दूसरी रेमेडी क्या दे रहे हो, ही और शी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मैंने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, आप क्या करोगे, और बाकी में से कुछ भी करोगे, या डैमेजेस मांगोगे या और भी जो कुछ है, ठीक है। इस पे अभी आते हैं, और अग्रीव्ड पार्टी को क्या राइट दोगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये वाला जब पढ़ोगे ना बेटा, आपका एक सोगा में भी दिया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ हाँ, यहाँ इतनी डिटेल में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना सा ही है, ये 2 जगह टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है। कई बार पार्टी कौन सा सूट भी फाइल करती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, मतलब कि सर मेरी डैमेजेस से भरपाई नहीं हो रही है, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करके दो, परफॉर्म। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, एंड सेकेंड व्हेन देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ विंटेज गुड्स, एंटीक गुड्स, ठीक है ना। मैंने आपको कौन सी गुड्स बेचनी है, एंटीक, तो मैं कौन सा सूट फाइल करूंगी, स्पेसिफिक पर। अब एक और सूट फाइल हो सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन। ये क्या होता है, मैंने आपसे वादा किया मैं एक काम नहीं करूंगी,
बट वो मैं करने जा रही हूं, व्हाट कैन यू डू? यू कैन फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन। जैसे मैं आपके अंडर एज सीए प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने आपसे वादा किया कि 2 साल कहीं और नहीं जाऊंगी, 1 साल के अंदर मैं आपको छोड़ के कहीं और प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, व्हाट कैन यू डू? यू कैन फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन कि सर इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसको ऐसा करने से रोका जाए। एक और सूट जो फाइल होता है दैट इज डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूट फॉर क्वांटम मैरिएट। इसकी भी जरूर आप लोग एक रिटन प्रैक्टिस कर दोगे। सबसे पहले बेटा रिटन क्वांटम मैरिएट है क्या? क्वांटम मैरिएट का मतलब होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट आधा परफॉर्म हुआ है बट उसकी क्या डिसाइड नहीं हुई थी? कॉम्पनसेशन, पैसे। तो कोर्ट कितने पैसे दिलवाती है? एज मच एज इज अर्नड। क्या है क्वांटम मैरिएट? व्हेन वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस, मैंने आपके लिए कुछ काम तो किया, विच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम मुझे उसके पैसे भी मिलने थे, बट ऑल्दो क्या फिक्स नहीं हुई थी? पर्टिकुलर रेम्युनरेशन। ठीक है, द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे। लॉ कहेगा पैसे तो देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे सवाल ये है। वहां कौन सा लॉ लगता है? रूल ऑफ क्वांटम में। क्वांटम मैरिएट क्या कहता है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। हमारे बीच प्रॉमिस हुआ पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कि मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, बट किसी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट आधा ही परफॉर्म कर पाई, क्या मुझे कुछ पैसे तो मिलेंगे? मिलेंगे। कितने? एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। ठीक है जी। तो इस डॉक्ट्राइन की एप्लीकेशन के लिए 2 कंडीशंस हैं। क्या क्या? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका होना चाहिए? खत्म। और इसमें जो पार्टी डैमेजेस या क्वांटम मैरिएट मांग रही है उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बेटा क्वांटम मैरिएट ना कॉम्पनसेटरी नहीं होता, ये क्या होता है? रेस्टिट्यूटरी। मतलब जब मैं क्वांटम मैरिएट के अंडर केस फाइल करती हूँ, मैं कॉम्पनसेशन नहीं मांगती, मैं क्या मांगती हूँ कि जितनी मैंने सर्विसेज दी हैं मुझे उसके पैसे मिलें। तो मेरी सर्विसेज के मुझे पैसे मिलते हैं, ना कि कॉम्पनसेशन मिलती है। सो इट इज नॉट सॉरी, damages are compensatory but quantum मैरिएट is restitutory. What is restitutory? To pay for the services. किसी को किसकी सर्विस के पैसे देना। क्वांटम मैरिएट कॉम्पनसेशन नहीं है, इट इज रेस्टिट्यूशन फॉर द सर्विसेज। ठीक है। कब कब क्वांटम मैरिएट मिलता है, इसके लिए आपको ये 6 केसेस रटे होने चाहिए। क्वांटम मैरिएट की डेफिनेशन, 2 कंडीशंस एंड ये 6 केसेस। कब कब क्वांटम मैरिएट मिलता है? फर्स्ट केस, अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void or contract becomes void. Second, something is done without any intention to do so, gratuitously, किसी ने हमारे लिए फ्री का काम नहीं किया है। Third, when there was express या implied contract तो था to render services, but there was no agreement as to remuneration. Fourth, one party abandons or refuses to perform. Fifth और sixth एक जैसे हैं। फिफ्थ डिविजिबल की बातें करता है, सिक्स्थ इनडिविजिबल की बातें करता है। फिफ्थ क्या कह रहा है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉय बेनिफिट। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है और एक पार्टी ने आधा बेनिफिट उठा लिया है तो उसे आधे के पैसे देने पड़े। अब बात आती है बेटा कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, आप आधा आधा कर ही नहीं सकते। क्या इस केस में भी क्वांटम मैरिएट अप्लाई करता है? करता है। provided the contract has been performed completely but performed badly। फिर इसमें हम क्या करते हैं? पैसे तो देते हैं बट क्या काट लेते हैं? डिडक्शन फॉर बैड वर्क। जनरली क्वांटम मैरिएट सिर्फ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई करता है, इंडिविजिबल पे नहीं करता है। इंडिविजिबल पे कब करता है? व्हेन दे हैव बीन परफॉर्म्ड कंप्लीटली बट परफॉर्म्ड बैडली। तो उसमें हमें पैसे तो देने पड़ते हैं बट वी मेक अ डिडक्शन फॉर बैड वर्क। तो यहां पे आपका क्वांटम मैरिएट है, एग्जाम्पल्स वगैरह देखिए। तो यहां पे आपका बेटा ये चैप्टर खत्म होता है, दैट इज ब्रीच एंड उसके डैमेजेस। ठीक है, कुछ भी पूछना है एक बार देख लो, कोई भी सवाल दिमाग में आ रहा है, कुछ भी पूछना है, जस्ट टेल मी। छोटा सा चैप्टर है।